नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तम पाठशाला पर। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए हमने साइंस की क्लासेस शुरू कर रखी थी। उसी का हमने एक पार्ट पढ़ा है जो हमारा रसायन विज्ञान लगता है। क्या था फर्स्ट पेपर में उस चैप्टर को हम स्टार्ट किया था, उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था कार्बन एवं उनके यौगिक, जिनके हमने 2 भाग पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा तीसरा भाग है वो है आपका कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका नामकरण होता है। छोटी छोटी चीज़ें आपसे बार बार प्रश्न में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपके कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिकों की यदि हम बात करें तो जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन एवं उनसे बने जितने भी यौगिक होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन एवं उनसे बने यौगिक जितने भी हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। दूसरे जो जीवित प्राणियों से प्राप्त रासायनिक जितने भी यौगिक होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से जो बने होते हैं यौगिक है ना, इन दोनों के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने जितने भी यौगिक होते हैं वे आपके कार्बनिक यौगिक में आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके साथ साथ यदि कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो कार्बन है, हमने देखा था कार्बन मुख्यतः आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, क्लोरीन, इनके साथ मुख्य रूप से क्या करता है, जैसे सल्फर है, इनके साथ मुख्य रूप से अपने यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में जब बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों में हम जब बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों में देखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले सबसे पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 2 सिद्धांत आपके लगता है, जैव शक्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, जैव शक्ति से। जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, जैव शक्ति से उत्पत्ति हुई है। और ये जो सिद्धांत है ये बर्जलियस ने दिया था। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, बर्जलियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जैव शक्ति से निर्मित हुए हैं और इनको किस में नहीं बनाया जा सकता, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, कि आप इनको प्रयोगशाला से नहीं निर्मित कर सकते। इसलिए ये सिद्धांत क्या हो गया, अमान्य हो गया। यानी जीवन की जो जैव शक्ति होती है, जैवीय शक्ति है, उसी से इनका निर्माण होता है, चाहे वो आपके कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो चाहे आपके अकार्बनिक यौगिक हो, इनका निर्माण है वो जैव शक्ति से होता है। और इस सिद्धांत को देखिएगा वॉलर है, इसने इस सिद्धांत का क्या किया था, पुष्टिकरण करते हुए अपवाद इसने ये दे दिया कि देखिए जैव शक्ति सिद्धांत के बाद वॉलर ने क्या किया था, यूरिया का संश्लेषण किया था। इसका संश्लेषण किया, यूरिया का। प्रथम जो संश्लेषित कार्बनिक यौगिक हैं, ध्यान करना, ये प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा जा सकता है। संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक है वो यूरिया का निर्माण किया गया था। और ये निर्माण किसने किया था, अमोनियम साइनेट से वॉलर नामक के वैज्ञानिक ने किया था। और इस सिद्धांत की क्या किया था, यूरिया के निर्माण को करके इस सिद्धांत की पुष्टि को गलत साबित कर दिया था। क्या कर दिया था कि इस सिद्धांत को उन्होंने गलत साबित कर दिया और प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। प्रथम संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक थी वो आपका क्या था, यूरिया। और यूरिया के निर्माण के सिद्धांत पर ये सिद्धांत असिद्ध हो गया कि ये जैव शक्ति से नहीं बल्कि प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिकों को निर्मित किया जा सकता है, या प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। चलिए इनके आधार पर उन्होंने कार्बनिक यौगिक हैं वो 2 टाइप के बताए थे। एक तो आपका कार्बनिक होते हैं और एक आपके अकार्बनिक होते हैं। यहाँ से छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक में
छोटा सा प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा सकता है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की हम थोड़े से डिफरेंस देख रहे हैं। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की हम बात करें तो हम इनके प्रमुख गुण धर्मों के आधार पर इसमें अंतर करते हैं कि इसमें इनके जो प्रमुख गुण धर्म होते हैं, यानी कि जो इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, जो इनके मुख्य गुण धर्म हैं, उसके आधार पर इनके बीच में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के अंदर क्या होना जरूरी है, कार्बन होना जरूरी है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके अलावा जितने भी यौगिक होते हैं वो आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से निर्मित, कार्बन नाइट्रोजन से निर्मित जितने भी यौगिक हैं। यहाँ यदि कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो जैसे आपके कार्बोनेट हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, है ना। तो जैसे आपके कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, है ना। तो ये जो यौगिक होते हैं वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनके अलावा जितने भी यौगिक हैं वे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी जो संरचना होती है, कार्बनिक यौगिकों की संरचना बहुत जटिल होती है, इनकी संरचनाएं सरल होती है और ये इनके अंदर क्या है, जटिल श्रृंखला के साथ साथ श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यानी कि लंबी श्रृंखला युक्त जटिल यौगिक होते हैं। इनमें छोटी श्रृंखलाएं भी हो सकती है और बड़ी श्रृंखलाएं भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होते हैं, सरल अणु होते हैं। तीसरी यदि बात करें तो इनके जो अणु भार होते हैं, कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं उनके अणु भार हमेशा क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि इनके अणु भार क्या होते हैं, निम्न होते हैं। मोलिकुलर वेट है, अणु भार है, जिसकी हमने चर्चा की थी। यदि आपसे पूछे कि कार्बनिक यौगिकों के अणु भार होते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा निम्न, उच्च, बहुत कम, बहुत अधिक, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस चीज़ को आप बहुत इंपॉर्टेंट देखना, इनके जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं बहुत कम होते हैं, जबकि इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, आपके उच्च होते हैं। अकार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक इनकी तुलना में उच्च होते हैं। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया में ये मंद गति से भाग लेते हैं, जबकि ये तीव्र गति से भाग लेते हैं। इसके अलावा देखिए, जल में अविलय होते हैं, यानी जल में घुलनशील नहीं होते, जबकि कार्बनिक यौगिक जिससे आपके बेंजीन है, इथर है ना, इनके अंदर ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जबकि ये जल में अत्यंत विलयशील होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिकों में अविलय, कार्बनिक यौगिकों में अविलय होते हैं, यानी कि ये जल में घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में इनका विलय संभव नहीं होता, जबकि ये कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं, जबकि जल में क्या होते हैं, आपके अविलय होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बनिक यौगिकों के मुख्य। यदि हम बात करते हैं गुणधर्मों की, तो गुणधर्मों के आधार पर इनके मुख्य अंतर को हमें देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, यदि इनके कुछ अंतर और देखें तो ये विद्युत के हमेशा क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। यदि कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यदि हम अकार्बनिक यौगिकों की बात करें तो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। यहाँ मैंने आपको बताया था अपवाद किसका रहेगा, अपवाद आपका रहेगा ग्रेफाइट, अपवाद इसका किसका रहेगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का अपवाद रहता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यदि इनकी गैसों की तरह आयनीकृत नहीं होती, इनकी गैसें है वो आयनीकृत नहीं होती, और ये गैसों की तरह आयनीकृत हो जाते हैं। इनके अंदर जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जबकि ये विद्युत संयोजक बंध या जिसको हम बोलते हैं आयनिक बंध, है ना, आयनिक बंध बनाने की इनमें प्रबल प्रवृत्ति होती है। ये समावयता को दर्शाते हैं, जबकि ये समावयता को नहीं दर्शाते। यानी कि समावयता क्या होती है कि एक समान संरचना वाले एक दूसरे के अपरूप होते हैं, वो एक दूसरे की समान संरचना दर्शाते हैं। जैसे श्रृंखला समावयता, संरचना समावयता, ये कई प्रकार की समावयताएं होती है, तो ये समावयताएं दर्शाते हैं, जबकि ये समावयताएं नहीं दर्शाते। तो कार्बनिक यौगिकों के अंदर हमने जो प्रमुख अंतर ये होते हैं, इसके आधार पर छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना भी। ये देखिएगा, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, आरपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की बुक का फेवरेट क्वेश्चन है। हम जो ये कोर्स जो आपको करवा रहे हैं वो देखिए कि आपके 6 से
10 तक की कक्षा की जो एनसीईआरटी की बुकें लगती हैं, अधिकतर 70 से 80% सिलेबस है जो करवाया जा रहा है वो एनसीईआरटी की बुकों का ही सार है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ गाइड्स या कोई अन्य चीज़ें जो 11वीं और 12वीं में लेवल में लगती है, जो प्रश्न पूछने की लायक होती है या प्रश्न जिसमें से पूछा जा रहा है, उसका सम्मिश्रण भी आपको इस क्लासों में देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये होता है क्लोरोफार्म, बेहोशी की जो दवा होती है ना, बेहोश करने में काम आती है, बेहोशी की जो दवा होती है उसको क्लोरोफार्म बोलते हैं। ये होता है एथेनॉल, इसी को हम बोलते हैं शराब या एथिल एल्कोहल, इसी को हम शराब या एथिल एल्कोहल कह देते हैं। ये आपका होता है मेथेन, ये आपका होता है मेथेन। देखिएगा, प्रश्न का सीधा सा प्रश्न ये पूछते हैं, इनका गलनांक और इनके क्वथनांक से प्रश्न आता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब गलनांक और क्वथनांक की हम बात करते हैं, गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक कितने हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने दे रखें। यदि आपसे इसमें पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यदि बॉइलिंग पॉइंट का यानी कि गलनांक का यदि आपसे क्या पूछ ले, क्रम पूछ ले, क्रम पूछने का मतलब ये है कि जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो देखिएगा गलनांक है वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। गलनांक क्या हो रहे हैं, घटता है, गलनांक घटते हैं। लेकिन ध्यान करना, यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यदि इनके क्रम की बात करें, यहाँ से यहाँ की तरफ जब जा रहे हैं तो एक अपवाद ये आता है। अपवाद क्या आता है, जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, इसका क्वथनांक, इसका जो क्वथनांक है वो आपके एथेनॉल से क्या होता है, कम होता है, एथेनॉल से कम होता है, एथेनॉल से आपका क्या होता है, कम होता है। तो देखिएगा, इससे प्रश्न वैसे सीधा सीरीज बना के प्रश्न अगर पूछता है तो मान लीजिए इसको मैं एसिटिक अम्ल, इसको मैं ए से लिखूं। देखिएगा, एसिटिक अम्ल को मैं किससे लिख रहा हूं, ए से लिख रहा हूं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इसको ए से लिख रहा हूं, इसको मैं बी से लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बी दर्शा रहा हूं, इसको मैं सी लिख रहा हूं, इसको मैं डी लिख रहा हूं। यदि आपसे देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट का क्रम पूछे तो देखिएगा सबसे ज्यादा किसका है, ए का, उससे कम किसका है, बी का, उससे कम किसका है, सी का, उससे कम किसका है, आपके डी का। ये इसका राइट क्रम हो जाएगा। यदि इसके बाद यदि मेल्टिंग पॉइंट का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा किसका है भाई, ए का, ए के बाद में ध्यान करना किसका है, सी का, सी के बाद में किसका है, बी का, और बी के बाद में किसका है, डी का। ये ध्यान करना है, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है, यानी चारों नाम देकर भी क्रम पूछा जा सकता है, ए बी सी डी के आधार पर भी नीचे देकर इसका पूछा जा सकता है। और सीधा आपसे सीधा प्रश्न ये चीज़ नहीं दी जाएगी आपको। ये जो सारणी हमने बनाई है, इसके जो मान हमने लिखे हैं वो मान आपको नहीं दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन बन के आता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आएगा एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेन कि गलनांक क्या सही क्रम है या क्वथनांक का सही क्रम है। इस सारणी को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है, और सीधा सा ये क्रम वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान कीजिएगा, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है और जो एथेनॉल होता है, इसके क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि ध्यान करना, इनके क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। एक मिनट, ये 334 है अभी, 334 है, इसको आप ध्यान करना अभी। इसका क्वथनांक है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग के कारण, कुछ बंधों के बनने के कारण इसका क्वथनांक थोड़ा सा, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है वो थोड़ा सा एथेनॉल से कम हो जाता है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, यदि नॉर्मल आपकी श्रेणी दे रखी है तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर आपके क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं वो बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। यानी कि यदि श्रृंखला क्या है, यदि कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला नॉर्मल है, नॉर्मल श्रृंखला का मतलब जिसके अंदर एक प्रकार की श्रेणी हो, तो ये जुड़ने वाले कार्बन हैं
उनकी श्रेणी एक प्रकार की हो, जैसे CH4 है ना, C2H6 है ना, C3H8, इस प्रकार की यदि श्रेणी दे रखी हो और आपसे पूछे कि इनमें से गलनांक के क्वोथनांक किसके ज़्यादा होंगे, तो ध्यान करना कार्बन की संख्या ठीक है ना, बढ़ने पर कार्बन की संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखना। तो जैसे आपसे इधर से क्रम पूछूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, C3H8 का, उससे कम C2H6 का और सबसे कम CH4 का। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये शानदार प्रश्न है, NCERT की बुक में सीधा सा दे रखा है और डायरेक्ट प्रश्न उठाया जा सकता है। चलिए, यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, हमने अभी बात की थी हाइड्रोकार्बन की, यानी कि जो आपके हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं, वे यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन की भी क्या है, पार्ट ए और इसको मैं पार्ट 2 लिख रहा हूँ, यानी इसके दो भाग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके अंदर आता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ठीक है। जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी विशेष तरह ध्यान रखना। एक तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बंध पाया जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, सिग्मा बंध होगा। दूसरा एकल बंध, दूसरा इसमें ध्यान रखना, एकल बंध उपस्थित होगा। एकल बंध का मतलब है इस श्रेणी के जितने भी कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, वो आपकी संतृप्त श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल होता है एल्केन श्रेणी, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किस में आते हैं, आपके एल्केन श्रेणी में आते हैं, इसमें आते हैं एल्केन श्रेणी में। इनकी यदि हम बात करें, असंतृप्त की यदि बात करें, असंतृप्त में क्या होता है, एक तो आपके डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक आपके ट्रिपल बंध होता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, इनके अंदर जो श्रेणी आती है वो दो श्रेणी आती है, एक आपकी एल्किन श्रेणी आती है और एक आपकी एल्काइन श्रेणी आती है। एल्किन श्रेणी और आपके एल्काइन श्रेणी आती है। इनके अंदर दो श्रेणियां मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी, एल्किन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। ये दो श्रेणियां हैं वो आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एल्किन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी है वो आपको दो मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके आधार पर हम इसको सामान्यतः देख सकते हैं कि एल्किन श्रेणी कौन सी है, एल्काइन श्रेणी कौन सी है। इसके आधार पर भी हम इनमें अंतर कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा जब हम बात करें हैं चक्रीय यानी कि बंद श्रृंखला युक्त, जिनकी श्रृंखला क्या होती है, बंद होती है। विषम चक्रीय यानी कि ये खुली श्रृंखला युक्त होते हैं, ये खुली संरचना युक्त होते हैं। इसके अंदर आपके आता है एलिसाइटिक या एलिफेटिक। देखिएगा, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक जो होते हैं, इनके अंदर क्या है, बिना धुआं के ज्वाला, बिना धुएं के ज्वाला देते हैं, यानी बिना धुएं के साथ ये जलते हैं। और एरोमेटिक जो होते हैं, इसमें काला धुआं होता है। क्या होता है, आपके काला धुआं उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मुख्यतः बेंजीन होता है, बेंजीन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे साइक्लोप्रोपीन, इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं खुली संरचना वाले। यदि हम बात करें विषम चक्रीय, विषम चक्रीय में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं। जैसे ऑक्सीफिरॉन आपके एलिसाइक्लिक होते हैं, फ्यूरॉन, पिरिडीन और थायोपीन ये आपके क्या होते हैं, ये आपके विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ एल्किन है, इसको पैराफिन बोलते हैं,
इसको पैराफिन बोलते हैं। जबकि आपके एल्काइंस सॉरी अपने एल्कीन होती हैं, जितने अपने जो एल्केन होती हैं, इसको जो एल्केन है, जो अपने एल्केन श्रेणी ली है, जो एल्केन श्रेणी की जो हम बात कर रहे हैं, एल्केन श्रेणी की जब हम बात कर रहे हैं, ये एल्केन श्रेणी होती है, इनको हम पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। जबकि आपकी एल्केन श्रेणी है, इसको ओलिफिन्स बोलते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं, इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। इनको पैराफिन कहा जाता है, इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आपसे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जा सकता है। संतृप्त असंतृप्त दो कैटेगरी है। फर्स्ट पार्ट में यदि देखें, इनके दो प्रकार है। एक नंबर में संतृप्त असंतृप्त होता है, ठीक है, और दूसरे आपके होते हैं चक्रीय और विषम चक्रीय। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से सीधा चार्ट में से कोई छोटा सा प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि ये कैसी श्रेणी होती है। क्लियर? यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम इसके हाइड्रोकार्बन की एक नामकरण पद्धति लगती है। आपको इसके नाम याद होने चाहिए कि प्रमुख नामकरण कैसे करते हैं। इसके ध्यान रखिए, नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। एक तो आपकी होती है रूढ़ पद्धति, दूसरी आपकी होती है बात करेंगे बाद में दूसरी प्रवृत्ति की यदि बात करें। सबसे पहले आप ध्यान रखना, रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है प्राकृतिक स्रोत से या जो प्राचीन नाम होते हैं, तो पहले से गढ़े हुए हैं, जिस स्थान से या किसी स्थान विशेष से कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, उसी के आधार पर उसका नाम लिख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राचीन। जैसे मेथेन है, मेथेन गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मार्स नामक स्थान से प्राप्त होती है। मार्स स्थान से या जो दलदली क्षेत्र था उस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। दलदली क्षेत्र से, मार्स क्षेत्र से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? मार्स गैस रख दिया गया था। इसका नाम क्या रख दिया गया था? मार्स गैस रख दिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ ये कास्ट स्प्रिट है ना, कास्ट स्प्रिट ये क्या होता है? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से, भंजक आसवन से प्राप्त होती है ये, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मिक अम्ल है, देखिए कास्ट स्प्रिट जिसको मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। ध्यान करना, इसको क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। और जो आपके जहरीली शराब होती है ना, जहरीली शराब, ये जहरीली शराब का कारण बनता है, वो आपका क्या बनता है? कास्ट स्प्रिट या मेथिल एल्कोहल बनता है। यदि बात करें फॉर्मिक अम्ल की, तो ये लाल चिंटी के डंक में मिलती है। लाल जो चिंटी होती है उसके डंक में होता है, लाल चिंटी के डंक में होता है। इसके साथ साथ यदि फॉर्मिक अम्ल के अलावा इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहा दिया जाता है। और एथेनोइक अम्ल है वो आपके क्या होता है? बिच्छू। तो बिच्छू का डंक होता है, उनके अंदर मधुमक्खी या बिच्छू के डंक के अंदर क्या होता है? मधुमक्खियां बड़ी होती है। लाल चिंटी में पूछे तो फॉर्मिक अम्ल, यदि मधुमक्खी और बिच्छू पूछे, जैसे बिच्छू और मधुमक्खी बात करें तो उसके अंदर इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने के कारण इसका नाम जो रखा गया, इसको बोलते हैं रूढ़ पद्धति। इसमें देखिए 3 श्रृंखला आती है। एक तो आपकी होती है नॉर्मल श्रृंखला, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में एक नॉर्मल श्रृंखला के जितने भी यौगिक होते हैं। एक आपके श्रृंखला लगती है आइसो श्रृंखला, आइसो श्रृंखला। एक आपकी श्रृंखला लगती है नियो श्रृंखला, यानी कार्बन की चारों संयोजकताओं के साथ यदि कोई रखा होता है, जैसे मैं लिख दूं CH3 CH2 और CH3, ये नॉर्मल श्रृंखला होगी। जैसे मैंने लिखा CH3 CH3 है ना, CH3 बस ऐसे लिख दिया जाए। और इसी प्रकार से इसके चारों तरफ CO श्रृंखला, इस प्रकार की यदि कोई श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है तो उस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? नियो श्रृंखला कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने के कारण इनको रूढ़ पद्धति कहा जाता है। दूसरी आती है व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी आपकी आती है व्युत्पन्न पद्धति का मतलब होता है कि जो रूढ़ प्रकृति है, जो पहले से प्राप्त स्रोत है, उसी को दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मेथेन है, यदि हम रूढ़ इसका नामकरण जब आप करोगे तो देखिए इसके नामकरण को करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? ट्राई मेथिल मेथेन, ट्राई मेथिल
मेथेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 3 है। कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यदि एक है, 2 है, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से हम इसके नामकरण के आगे लिख देते हैं। इसी प्रकार से कार्बिनोल जो होता है इसको हम CH3OH कहते हैं। जैसे इसका नामकरण क्या हो जाएगा आपका? मैथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बिनोल। यानी इनको व्युत्पन्न किया जाता है, यानी कि सूत्र जो पहले से प्राप्त है उसी सूत्र से इसका दोबारा से नामकरण किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल है जिसको हम क्या बोलते हैं? आप सिरका भी बोलते हो, विनेगर भी बोलते हो, है ना। ये 4% है, जो 4% जलीय विलयन होता है उसको सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल का 4% जो जलीय विलयन होता है उसको हम सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन? 4% जलीय विलयन है, वो एसिटिक अम्ल होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल, क्योंकि आइसोप्रोपिल आइसोश्रेणी है ना, इसलिए हम आइसोप्रोपिल इसका नामकरण कर देते हैं आइसोप्रोपिल, और आगे इसका नाम दिया रखा है आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, यानी व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर भी हम इनका नामकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके सामान्य नाम है, प्राकृतिक नाम है, व्युत्पन्न नाम है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका IUPAC। 3 स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार लगा रहा हूँ भाई। IUPAC पर सबसे पहले तो इसका पूरा नाम अच्छे से याद होना चाहिए। इसका पूरा नाम देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है, जहाँ भी आप जाओगे यानी इनके नामकरण की जब बात आती है तो यही नामकरण पद्धति इसकी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अच्छे से आप ध्यान रख लेना। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए ऑफ और एंड का ध्यान रखना है, पहले ऑफ होगा फिर एंड होगा, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन करेंगे। जैसे लिख देंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस तरह का छोटा सा इसमें चेंज करके कार्य किया जा सकता है। देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं? इसके नामकरण की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। देखिए एक तो होती है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या महत्वपूर्ण रहती है। कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नामकरण हम करते हैं। कार्बन की संख्या का मतलब है जैसे आता है मैथ, है ना, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 तक बहुत है, आगे भी होते हैं जैसे सेप्ट है, ओक्ट है, नैनो है, डेका है, 10 तक की, यदि 9 तक की बात करें तो ऐसे होते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या आपकी 3 है, ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या 4 है, पेंट का मतलब 5 है, एक्स का मतलब 6 है, सेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, नैनो का मतलब 9 और डेको का मतलब 10, है ना। इस तरह से कार्बन की संख्या का निर्धारण करते हैं। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं पूर्व लगन, और इसके बाद होते हैं आपके अनुलगन। पूर्व लगन और अनुलगन। तीसरा आपका होता है क्रम वाइज का मतलब होते हैं जो आपके अनुलगन होते हैं ना, जो आपके अनुलगन लगते हैं इनका अल्फाबेट भी देखा जाता है। जैसे मैं लिखूं OH है ना, CHO है, तो इनमें से पहले कौन आएगा? वो कार्बन की संख्या पर। तीसरी यदि हम बात करें तो कार्बन की नजदीकता, कार्बन की संख्या की नजदीकता,
यानी कि हम नामकरण से पहले अनुलग्न और पुरोलग्न का नामकरण करते हैं तो कार्बन की संख्या को काउंट उस दिशा से करने की शुरू करेंगे जहाँ से कम कार्बन की संख्या पर यदि कोई अनुलग्न या पुरोलग्न लगा हुआ है तो वहाँ से हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं, गणना शुरू कर देते हैं। देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इनके नामकरण से संबंधित कम पूछा जाता है, ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान करने की जरूरत नहीं। देखिए पुरोलग्न और अनुलग्न ध्यान रख लेना। ये जो आपके पुरोलग्न होते हैं, ये जो आपके पुरोलग्न होते हैं ये पहले जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? पहले। और जो आपके अनुलग्न होते हैं ये बाद में जुड़ते हैं। और जो आपके जितने भी पुरोलग्न हैं ये किस पर डिपेंड होते हैं? कार्बन की संख्या पर, कार्बन की संख्या पर। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, मान लीजिए इसका हमें नामकरण करना है, सामान्य नामकरण। तो आप क्या देखोगे कि कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है? 1 2 3। तो मैं ये कह दूं कि कार्बन की संख्या है वो क्या है? प्रोप है। और एक चीज, चौथी चीज आपको ध्यान रखना है, श्रेणी। क्या ध्यान रखना है कि श्रेणी कैसी है? श्रेणी की भी हम बात करेंगे। मुख्य रूप से आपके 3 श्रेणी दे रखी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 श्रेणियां दे रखी है, ठीक है ना। इसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो देखिए जैसे प्रोप प्लस में श्रेणी कौन सी है? एन। तो प्लस में आप क्या लगा दोगे? एन, क्योंकि इनका अनुलग्न क्या लगता है? एल्केन का अनुलग्न एन होता है। तो इस आधार पर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसको हम क्या लिख देंगे? प्रोपेन। इसी प्रकार से आपको कोई एग्जाम्पल देकर सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कोई हो सकता है कि कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए। तो IUPAC पद्धति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य 6 तक के कार्बनों की संख्या पूछी जाती है। उसके बाद 7 से भी याद कर सकते हो। पुरोलग्न, अनुलग्न, क्रम वाइज कार्बन की संख्या का नज़दीकता, ठीक है। साथ ही साथ आपकी श्रेणी कैसी है, श्रेणी को भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं, चौथा पॉइंट जब हम बात कर रहे थे, चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो चौथा पॉइंट आपके क्या है? श्रेणी है। चौथा पॉइंट आपके क्या है? कार्बन की संख्या की, कार्बन की संख्या की नज़दीकता। और चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो चौथा पॉइंट है आपकी श्रेणी वाला। तो श्रेणी कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि श्रेणी के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए अनुलग्न और पुरोलग्न की जब हम बात कर रहे थे कि पुरोलग्न तो होते हैं वो कार्बन की संख्या के आधार पर हम लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अनुलग्न की जब हम बात करते हैं तो अनुलग्न के अंदर 3 तो श्रेणी, ये मुख्य श्रेणी दे रखी है। 3 श्रेणी मुख्य होती है, 3 श्रेणी आपकी मुख्य होती है। देखिए कौन सी? एक तो होता है एल्केन, ठीक है। कौन सी श्रेणी? एल्केन। दूसरी होती है एल्कीन। तीसरी श्रेणी आपकी होगी एल्काइन। तीसरी श्रेणी आपकी होगी एल्काइन। ये 3 मुख्य श्रेणियां होती है, ठीक है ना। ये 3 मुख्य श्रेणियां होती है। इस श्रेणी के आधार पर हम इसका अनुलग्न लगाते हैं, एन, इन और आइन। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, इसके साथ साथ आपको एक अच्छी सी चीज ध्यान ये रखना है, ध्यान करना। जब आपके श्रेणी की बात करूं मैं, एल्केन, एन, इन और आइन, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड होती है, ये डबल बॉन्ड होते हैं, इसके अंदर आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन श्रेणी कहते हैं, यदि डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन कहते हैं, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य और जो पुरोलग्न हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे आपका फ्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये चारों दे रखे हैं। देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसी प्रकार से आपके एल्कोहल यदि जुड़ा हुआ है तो उसका अनुलग्न आपको क्या देखने को मिलेगा? OH। यदि इथर जुड़ी हुई है तो उसका अनुलग्न आपको क्या मिलेगा? O। दोनों तरफ यदि O का मुख्य दे रखा है OH, यहाँ आपको मुख्य रूप से O मिलेगा। एल्डिहाइड दे रखा है तो CHO ग्रुप मिलेगा। यदि एस्टर दे रखा है तो CWR ग्रुप होता है। फलों जैसी गंध जिसकी बोलते हैं, फलों जैसी गंध किसकी होती है? एस्टर की होती है। प्रमुख कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसी प्रकार यदि एमीन दे रखा है उसका अनुलग्न है
वो NH2 होता है, साइनाइड का C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जबकि कीटोन का C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है। ये भी फंक्शनल ग्रुप सीधे से आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल देकर आपसे इनके अनुलग्न और पुनर्लग्न के आधार पर आपका नामकरण दिया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे मैंने लिखा CH3CH2OH। यदि आपसे इसका पूछे कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो देखिए साथियों, यहाँ देखिएगा कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, 1 और 2, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2। फिर इसके बीच में यदि बॉन्डिंग देखें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यदि हम इसको देखें तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में और यहाँ OH लगा दीजिएगा। अब हम इसकी श्रृंखला को पूरी करेंगे, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ भी H, और यहाँ भी H और यहाँ भी H। इस तरह से इसकी संरचना बन जाती है। अब नाम आता है 2 कार्बन का मतलब है एथ, क्या है, एथ, ठीक है। श्रेणी है एन, लेकिन इसका अनुलग्न क्या लिखा हुआ है, ओल। देखिए एल्कोहल का क्या होता है, ओल होता है, क्या होता है, ओल। प्लस में देखिए एथ प्लस में ओल, और जब आप इसका नामकरण करोगे तो इसका पूरा नामकरण क्या हो जाएगा, एथेनॉल। जब हम इसका पूरा नामकरण करेंगे तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है ना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से कोई भी ग्रुप, जैसे इथर का एल्डिहाइड का ऑन हो जाएगा, एल्डिहाइड का आपके क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, एल्कोहल का आपके ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से नामकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इसके नामकरण सामान्यतः कर लेते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसको ओइक अम्ल बोलते हैं। एक और होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये COOH होता है। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है उसको COOH के रूप में हम लिखते हैं। तो ये इसके अनुलग्न और पुरोलग्न होते हैं, जिसके आधार पर आप सामान्य नामकरण कर सकते हैं, नामकरण की पद्धति को दर्शा सकते हैं। यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखिए थोड़ी सी एक चीज़ समझ लेते हैं जो आपके मुख्य लगती है। देखिए जो श्रेणी की हम बात करते हैं, मुख्यतः जो पूछे जाते हैं उसमें देखिएगा आपके एल्केन, एल्कीन और आपके एल्काइन, इन तीनों में मुख्यतः आपसे पूछा जाता प्रश्न है। एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। देखिए एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बंध ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, बंध, बंध का ध्यान रखना है। दूसरा इसके अंदर आपको क्या देखना है, श्रेणी कौन सी है, इसका अनुलग्न और पुरोलग्न। जो श्रेणी हमने लिख दी इसका अनुलग्न और पुरोलग्न हम क्या लगाते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। यदि एल्केन की बात करें तो एल्केन के अंदर हमेशा क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल बंद होता है। इसके अंदर क्या होता है, डबल बंद होता है, और इसके अंदर त्रिबंध होता है, ट्रिपल बंद होता है। द्विबंध भी बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगलता, यानी C। डबल बॉन्ड का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके बाद यदि मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं इसके सूत्र। अब ये सूत्र अच्छे से याद करना, ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। एक सूत्र याद कर लेना एल्कीन का, CnH2n। देखिए इसको एक को अच्छे से याद कर लेना, और इसके साथ यहाँ क्या करना है, CnH2n प्लस में 2, और यहाँ क्या होता है CnH2n माइनस के अंदर 2। ये चीज़ अच्छे से जब आप याद कर लोगे तो कोई भी एग्जाम्पल आपसे दिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल आपसे दिया जाए और उस एग्जाम्पल के बारे में पूछे कि ये किस श्रेणी का है, तो आप सीधा सा प्रश्न निकाल सकते हो। यहाँ n का मतलब होता है, n का मतलब क्या है, 1 2 3 डैश डैश, इस तरह से। जैसे एक एग्जाम्पल लिखूं, मैंने लिखा C2H4, ठीक है। और ये जो तीनों श्रेणी होती है, ये जो तीनों श्रेणी है
ये तीनों श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? सहजातीय श्रेणी। यदि इनके अंदर जैसे अल्कोहल है, कीटोन है या अन्य जो हमने अनुलग्न पढ़े थे वो जोड़ दे तो वो विजातीय श्रेणी हो जाती है। और सहजातीय श्रेणी के मध्य CH2 का अंतर होता है। क्या होता है? एक CH2 का ही अंतर होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। एक इसके मुख्य एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसके मुख्य एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। ठीक है, CH4। यदि इसके मुख्य एग्जाम्पल की बात करें तो एथीन, और इसके मुख्य एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एसिटिलीन। ठीक है ना, एसिटिलीन। ये इसके क्या हो जाते हैं? मुख्य हो जाते हैं। एसिटिलीन इसका मुख्य हो जाएगा। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। इस सारणी को आपको अच्छे से, कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा आप, जब हम इनकी बात करते हैं, जब हम इनकी बात करते हैं मुख्य रूप से जब इनकी बात करते हैं, मुख्य रूप से जब इनकी हम बात करते हैं तो आपसे बार बार प्रश्न यही पूछा जाता है कि कार्बन क्या है, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी क्या है, उन श्रेणियों के अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या है, उनके बारे में प्रश्न बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, बार बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक चीज इसका, दूसरे का एथीन, एथिलीन, इसका एक मुख्य एग्जाम्पल आता है एथिलीन। एथिलीन इसको लिखते हैं हम C2H4। ठीक है, और ये एथिलीन होती है, ये फलों को पकाने में, फलों को पकाने में काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका एसिटिलीन होता है C2H2, इसको क्या देखिएगा, ये होती है गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो गैस वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। और एथिलीन का प्रयोग किस में होता है? फलों को पकाने के अंदर किस गैस का प्रयोग होता है? आपके एथिलीन का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि इसको थोड़ा सा समझने की यदि हम कोशिश करें कि C2H4, चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फॉर्मूले हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन फॉर्मूलों में केवल आपको इसका ध्यान रखना है CnH2n का, बाकी तीनों अच्छे से आपको याद करने हैं। इसकी श्रेणी आपको ध्यान में होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। साथ ही साथ हम सिग्मा और पाई बंद की भी बात करेंगे। हम अंतिम स्वर पे जा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जब हमने बात कर रहे थे कि जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने C2H6। अब आपसे पूछे कि निम्न में से ये जो यौगिक है ये किस श्रेणी का है, सीधा सा प्रश्न आता है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? CnH2n। ठीक है, अब यहाँ n का मान दे रखा है 2, कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है? n का मान क्या दे रखा है आपके? 2 दे रखा है। यहाँ रख कर देखें तो C2 हो जाएगा, क्लियर। H2 हो गया, इंटू n की जगह मैं क्या रख दूं? 2, तो C2H4। क्या ये श्रेणी इसके अंदर आपसे देगा? देखो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो आपसे श्रेणी पूछ सकता है ना, एल्कीन और एल्काइन। अब यहां से अगर हम देखें तो मान लो ये नहीं आ रहा है, यहां अगर मैं +2 और कर दूं तो यहाँ H4 का मतलब, यहाँ 2 का मतलब क्या हो गया? C2H6। C2H6, इसका मतलब ये किस श्रेणी का है? यानी कि ये तो क्या है? एल्कीन का है ना। तो ये फॉर्मूला तो किसका था? एल्कीन का। यदि इसकी तरफ जाएगा, एल्केन की तरफ है, एल्केन की तरफ हम यदि जाएंगे तो CnH2n प्लस में क्या कर दोगे? 2। जबकि एल्काइन की तरफ यदि हम जाएंगे, एल्काइन की तरफ यदि हम जाएंगे तो CnH2n माइनस क्या हो जाएगा? 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, जैसे मैं लिखूं C2H4 है ना, और या लिख दूं C3H4, किसका एग्जाम्पल है?
तो देखिए C2H4 यहाँ n बराबर 2 रखें, तो n का 2 रखे देखिए इस फॉर्मूले में, तो देखो C2, ठीक है, H2, n की जगह आपके क्या हो गया 2 हो गया, और प्लस में आपके क्या हो गया 2 हो गया, तो C2 2 दूनी 4 प्लस में 2 H6, तो ये फॉर्मूला तो इसका ऐसे होना चाहिए था, तो C2H4 इसका नहीं है। दूसरी यदि श्रेणी है इसके अंदर रखे देखें, तो देखिए कार्बन में इसके अंदर आप जब रखे देखोगे, एक बार मैं दोबारा इस एग्जाम्पल को करवा देता हूँ, तीनों श्रेणी के अंदर थोड़ा सा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल क्या रखा है, ये एग्जाम्पल रखा है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, C2H4 लिखा है हमने, क्लियर। अब इसमें चेक कर लेते हैं, पहले इसमें चेक कीजिएगा। जब हम पहले इसमें चेक कर रहे हैं तो यहाँ C की जगह 2 रखूँ तो C2, ठीक है, H2 इंटू 2 प्लस में 2, तो ये तो C2H6 होना चाहिए, इसका मतलब इस श्रेणी का नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो C2H2 इंटू 2, तो देखो C2H क्या आ रहा है 4, इस श्रेणी का है। यदि इसमें रखे देखें तो C2H2 माइनस 2, यानी कि यहाँ तो H2 में से 2 निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि C2H4 है वो किस श्रेणी का है, तो आपके एल्कीन श्रेणी का। इसी प्रकार से C3H4 की यदि मैं बात करूं, C3H4 की यदि मैं बात करूं, यहाँ आप 3 रखोगे तो देखो C3 में 3 रखेंगे, C3 में यदि हम 3 रखेंगे तो C3 में 3 का मतलब हो गया C3H का मतलब यहाँ 3 रखोगे, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और 8 H8 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप करोगे तो C3 और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, होती है 6, C3H6। जब यहाँ C3 रखोगे तो C3 है ना, 3 दूनी 6 में से दोगे तो कितने बचे 4, यानी C3H4 है वो आपकी किस श्रेणी का है, तो वो आपके एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, इसी प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। एल्केन एल्किन एल्काइन का ये फॉर्मूला, ये अच्छे से याद कर लेना। इस फॉर्मूले से बार बार प्रश्न पूछते हैं, सामान्य इस किस श्रेणी का नहीं है और कौन सी श्रेणी का होगा, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। एक चीज़ ये होगी, यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। साथ ही साथ अंतिम जो हम इस चैप्टर की अंतिम बात कर रहे हैं, ये आज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के बारे में अंतिम हम बात कर रहे हैं, एक होता है आपका सिग्मा बंध और एक होता है आपके पाई बंध। इनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है भी, सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। देखिए सिग्मा बंध और पाई बंध की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ हमने पढ़ी है, 3 श्रेणियां पढ़ी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये जो 3 श्रेणियां हमने मुख्य रूप से पढ़ी है, ये जो 3 श्रेणियां हमने मुख्य रूप से पढ़ी है, उसमें देखिए एल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपके डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होता है। यदि मैं इनकी बात करूं सिग्मा बंध और पाई बंध की, तो जब अगर आपके सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ये दर्शाता है कि इसके अंदर जो सिग्मा बंध है वो एक सिग्मा बंध होगा, यहाँ शून्य होंगे। पाई बॉन्ड है वो आपके क्या होंगे, शून्य। यदि डबल बॉन्ड है तो एक आपका सिग्मा हो जाएगा और एक ही आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ एक सिग्मा होंगे और आपके 2 पाई बंध होंगे, क्या होंगे, पाई बंध होंगे। इस चीज़ को आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक एग्जाम्पल देखें हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं C2H6 में सिग्मा और पाई बंध बताएं। C2H6 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या पूछी जा सकती है। तो हम सबसे पहले आप 2 कार्बनों को लिखें, फिर इनकी संयोजकताएं पूरी करें, फिर इनकी संयोजकताएं पूरी कर दें, फिर इनकी संयोजकताएं पूरी कर दी जाए। अब यहाँ देखिएगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या है, सिग्मा बंध है, यहाँ भी 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 सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। टोटल सिग्मा बंधों की यदि आप संख्या की बात करोगे तो देखिएगा C2H6 के अंदर टोटल सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे, 1 2
3 4 5 6 और 7। तो क्या है 7 सिग्मा बंध है और 0 आपके क्या है पाई बंध है। यहाँ कितने सिग्मा बंध हैं 7 सिग्मा बंध हैं, जबकि इसके अंदर पाई बॉन्डिंग कितनी है पाई बंध है वो बिल्कुल नहीं है यानी 0 है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और रखूँ, जैसे C2H4 में यदि आपसे बात करें C2H4 की यदि आपसे बात करें तो C2H4 में देखना C2H4 की यदि मैं लिखूं तो देखना C और C, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ H यहाँ H यहाँ H और यहाँ भी H। अब यहाँ देखिएगा जब हम यहाँ बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ सिग्मा बंध है, यहाँ सिग्मा बंध है, यहाँ सिग्मा बंध है, यहाँ सिग्मा बंध है, लेकिन क्या लिखा हुआ है डबल बॉन्ड में क्या होगा एक आपका सिग्मा होगा तो एक आपके क्या हो जाएंगे पाई बंद हो जाएगा। C2H4 के अंदर देखिएगा जब कार्बन की संख्या के बीच में अपने आप ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाना सीख जाओगे तो यहाँ ये क्या कह रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि आपके सिग्मा बंध कितने हैं 5 है, जबकि पाई बंध कितना है 1 है। इसमें यदि आपसे पूछे सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या बताओ, सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या बताओ, इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपसे C2H2 का पूछ ले। C2H2 को हम कैसे लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, इस तरह से लिखेंगे। यदि आपसे इसमें पूछे सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताएं तो यहाँ देखिएगा सिग्मा बंध है, यहाँ भी सिग्मा बंध है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में मैंने क्या कहा एक सिग्मा होगा और 2 आपके क्या हो जाएंगे पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, 2 आपके पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है कि इसके अंदर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है 3 है, जबकि पाई बंधों की संख्या कितनी है 2 है। तो इस तरह से आपके सिग्मा और पाई बंधों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, सिग्मा और पाई बंधों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ एक चीज़ आप और ध्यान रखना, एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछी जाती है प्रोड्यूसर गैस, एक आपसे पूछी जाती है प्रोड्यूसर गैस, एक आपसे पूछी जाती है भाप अंगार गैस। इन दोनों पर ध्यान रखना। जो आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है प्रमुख कार्बनिक यौगिकों में, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रोड्यूसर गैस होती है CO प्लस में N2 होता है, CO प्लस में N2 होता है, जबकि भाप अंगार गैस है वो CO प्लस में H2 होती है, CO प्लस में N2 होता है, जबकि CO प्लस में H2 होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान करना है। भी भाप गैस ये पूछी जा सकती है, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिकों के जो प्रमुख कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी क्या उपयोग हैं, तो इससे भी आपको एक क्लास के अंदर अब वो भी आपको डाल दिए जाएंगे। प्रमुख कार्बनिक यौगिकों के फॉर्मूले और उनके उपयोग हैं, उसकी भी आपको एक क्लास और मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो हमने क्लास ली है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है आपके नामकरण, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक वो सिग्मा और पाई बंध आपको अच्छे से ज्ञात करना है। तीनों के मैंने सिग्मा और पाई बंध निकालने सिखा दिए हैं। आपसे सिग्मा और पाई बंधों की संख्या पूछी जा सकती है। सिग्मा और पाई बंधों के साथ आपसे श्रेणी पूछी जा सकती है। श्रेणी में यदि आपको फॉर्मूला याद है तो कोई तरीके से गलत प्रश्न नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नामकरण, सिंपल IUPAC नामकरण भी आपसे पूछा जा सकता है। अनुलग्न और पुनर्लग्न लेकर भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी एल्केन और एल्काइन श्रेणी है। इनसे बार बार प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में आने के चांसेस रहते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सिग्मा और पाई बंधों की संख्या वाला। साथ ही साथ इसमें कौन सी श्रेणी का है या नहीं है, ये चीज़ भी आपसे बार बार पूछी जाती है। तो सभी साथी इस क्लास के बारे में जब भी आप क्लास देखो तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ उत्तम पाठशाला पर आपके लिए हमने एक ऑफ़र चला रखा है टेस्ट सीरीज़ का। तो जितने भी साथी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो हमारे रियल स्टडी ऐप पर जाकर वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने उत्तम पाठशाला पर सभी के लिए निःशुल्क क्लासें दे रखी है। इसके साथ साथ एक फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, जो आप रियल स्टडी ऐप पर जाकर वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। साथ ही साथ उत्तम पाठशाला पर हमारे लोगों द्वारा जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो क्लासें आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में आप अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि हमें भी ये उत्साहवर्धक हो कि आप सभी साथी कितना सहयोग कर रहे हैं। हमें भी क्लास मोटिवेट मिलता है क्लास के बारे में कि क्लासें कैसी लग रही है आप लोगों को।
हमारी क्लासें कैसी चल रही है, हमारा कंटेंट कैसा है। तो एक बार जब भी आप क्लास देखो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।